वैसे बहुत बड़ा काम नहीं है ये कि आप एचएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। यार कुछ भी कर सकते हो आप। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्लियर कट कि आपकी लाइफ बहुत छोटी है। बहुत कम वक़्त के लिए आप यहाँ इस दुनिया में आए हुए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एचएस राणा है और जो आज मैं आपसे वैकेंसीज़ आ गई, नोटिफ़ाई हो चुकी हैं और अब आपको अपना प्लान तैयार करना है। प्लान तैयार करना प्रिपरेशन के लिए, एचएएस के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपका जो प्लान है वो बहुत सटीक होना चाहिए। अगर वो सटीक नहीं है, फोकस्ड नहीं है, तो फिर आप कहीं न कहीं चूक जाओगे। इसलिए प्लान ऐसा तैयार हो जिससे कोई एरिया ऐसा ना हो जो छूट जाए, या कोई एरिया ऐसा ना हो जहाँ पर आप ओवरडोज़ दे दें, मतलब ज़्यादा उसको पढ़ाई करते रहें। कुछ एरियाज़ छोड़ने पड़ेंगे और कुछ एरियाज़ आपको ज़्यादा फोकस करके रखने पड़ेंगे। तो ये होता है प्लान। अब प्लान कैसे बनता है दोस्त? प्लान बनाने के लिए आपके पास मटेरियल चाहिए, इनपुट मटेरियल चाहिए कि आपको प्लान करना तो किसके साथ करना है। तो एक तो पैटर्न, सेकंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है सिलेबस। एग्ज़ाम का सिलेबस कितना है, एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या क्या चीज़ इंक्लूड की गई है, हमें क्या क्या पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, और हम तैयारी कैसे करेंगे, कितने टाइम में मैं कौन सा चैप्टर कवर करूँगा, कितने टाइम में मैं कौन सा सब्जेक्ट कवर करूँगा, वो सारी चीज़ें आपके प्लान में आनी चाहिए। बहुत क्लियर कट, बहुत ही फोकस्ड मैनर में अगर वो आ जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक जीत जाते हो। आप काफ़ी हद तक समझ पाते हो कि अब मेरा फोकस कहाँ है, मुझे क्या करना है, कितने टाइम में मुझे क्या काम कर देना है। ये आपके माइंड में एक बात बैठ जाएगी तो मुझे लगता है कि आप फिर नहीं चूकने वाले दोस्त। तो चलते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। तो पहली स्टेज थी प्रीलिम्स। वैकेंसीज 20। तो 20 वैकेंसीज के लिए जितनी भी वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं या नोटिफाई होती हैं उसके अगेंस्ट लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच में बच्चे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, बच्चे फॉर्म भरते हैं इसका। लेकिन नॉर्मली क्या देखा गया है कि जितने बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर उसका आधा नंबर ही एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास वैकेंसी, चलिए छोड़िए, ये आ गया। तो एप्लीकेशंस आ गई हमारे पास, मान लेते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड आ गई, मान लीजिए 30 हज़ार, 30 हज़ार मान लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए। अपीयर कितने हो रहे हैं? प्री में 15 हज़ार। ये एक एवरेज फिगर है आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो 15 हज़ार लोग एक्चुअली प्री में बैठेंगे। अब 15 हज़ार लोग एक्चुअली प्री में बैठ रहे हैं। क्वालिफाई कितने करवाने हैं? वैकेंसीज 20 है तो 20 इंटू 20 टाइम्स प्री से मेंस में ले जाने हैं। तो यहां पर टोटल क्वालिफाइड 400। ऐसी सिचुएशन में जहां पर 20 पोस्टें हैं, 1000 लोग एक्चुअल एग्जाम देने के लिए बैठे और उनको क्वालिफाई करवाना है 400 लोगों को। मेंस में जाएंगे 400 लोग। अब 400 लोग जब मेंस में जाते हैं तो वैकेंसीज हमारे पास 20 थी। अब 400 लोग मेंस में बैठे तो हमने इंटरव्यू के लिए कितने ले जाने? 3 टाइम्स। तो केवल 60 लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे। यहाँ मेंस क्वालिफाई 60 लोग, यानी 20 पोस्ट जो वैकेंसीज है उसका 3 टाइम्स। एक पोस्ट के लिए 3 लोग इंटरव्यू में आएंगे ताकि जो इंटरव्यूअर है, जो बोर्ड है, उनके पास फेयर चॉइस हो कि कौन सा व्यक्ति सूटेबल है, कौन सा नहीं है। तो 3 में से एक को सिलेक्ट करने का उनके पास ऐसा सिस्टम रहता है। अब आते हैं प्री के ऊपर, प्रिलिमिनरी एग्जाम।
दोस्त, मैंने ये बताया था आपको कि इसमें क्या सिस्टम रहता है। इसमें आपको पता है कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जीएस, जनरल स्टडीज, आपको पता था कि इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो ऐसे इसका जनरल स्टडी का सिस्टम रहता है। अब ये आप समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं आप आधी चीज समझ जाएंगे। ये इस एग्जाम से आपकी मेरिट बनती है। दूसरा जो एग्जाम होता है वो सी सेट बोलते हैं उसको, होता है। इसमें भी अगेन 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स में ही ये पेपर होता है, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में। तो ये भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये जो पेपर है वो है 200 मार्क्स का। हर एक गलत आंसर के लिए आपके 0.33 मार्क्स कटेंगे। मतलब ये हुआ कि आपने अगर 10 आपके गलत हो गए और आपने स्कोर किया था 100 नंबर, आपने 100 मार्क्स स्कोर किए थे, बट 10 आंसर्स गलत हो गए, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 3.3, तो आपके 10 आंसर गलत हो गए, आपने 100 मार्क्स स्कोर किए थे 200 में से, तो अब 3.3 मार्क्स कट जाएंगे। 3.3 इसमें डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपका स्कोर ये जो बचेगा 96 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ बचेगा। ऐसे ही सी सेट में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, इसका टाइम क्या होता है? 2 आवर्स। 2 आवर्स का पेपर होता है ये, 2 आवर्स, ये भी 2 आवर्स। और सबसे बड़ी बात कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको एक जो करेक्ट होता है, आपके हिसाब से करेक्ट है, वो आपको टिक करना होता है। तो इसमें हर कुछ टिक नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप श्योर शॉर्ट हो तभी आपको वो टिक करना है। मैंने पहले बताई सारी बातें, बट अगेन रिवाइज होती जाएं तो मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में कहीं ना किसी खाने में बैठ जाएगी और फिर आप अच्छे से प्लानिंग कर पाओगे। इसीलिए मेरा मकसद है बार बार बताने का। तो ये पूरा सिस्टम ये हो गया। अब ये जो सी सेट होता है, सी सेट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको केवल क्वालिफाई करना है इसको, इसकी मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे। मतलब इसको आपने 33% मार्क्स लेकर के क्वालिफाई करना है, मतलब 66 मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अगर आपने प्री को क्वालिफाई करना है या आपका ये पेपर चेक होना चाहिए, तो आपको इसमें 200 में से 66 मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लिए तो आपका ये पेपर भी चेक नहीं होगा। इसलिए कई बच्चे इस एग्ज़ाम को लाइटली लेते हैं। वो समझते हैं कि कोई बात नहीं, क्वालिफाइंग है, इसमें क्या है, मैं तो आराम से कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, जबकि उनका ये पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है, ऐसी सोच नहीं लानी है। इसके ऊपर भी आपको इक्वल फोकस देना है, इसको भी वेटेज उतनी ही देनी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आप बस यहाँ से आगे नहीं जाओगे। इसलिए आपको ये करना जरूरी है। इसके मार्क्स 200 में से 66 नंबर लेने पड़ेंगे, फिर आपका ये चेक होगा पेपर। तो मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ जो होता है, जो आपको बच्चे सेलेक्ट करवाने हैं, आपको चाहिए जितने बच्चे, उस लास्ट बच्चे का जो स्कोर होता है मेरिट के हिसाब से, मेरिट के क्रम में, वो कट ऑफ स्कोर होता है। तो उस हिसाब से कट ऑफ स्कोर जो है डिपेंड करता है, एक तो कि वैकेंसीज कितनी है, दूसरा होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी, पेपर डिफिकल्ट कितना है, लेवल क्या था उसका। तो 2 चीज़ों के ऊपर कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो यहाँ कट ऑफ क्या रहने वाला है,
वही जो फॉर्मूला बताया मैंने, वही फैक्टर यहाँ काम करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि प्रीलिम में कौन कौन सा सिलेबस होता है, क्या 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 क्वेश्चन किस किस फील्ड से आएंगे। तो ये बात मैं आपसे आगे करता हूँ। पहले बात करते हैं जनरल स्टडीज की। जनरल स्टडीज होंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पर। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक। तो आप समझ गए, मतलब इसमें जो सिलेबस है वो क्या आएगा। पहला है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें क्या क्या, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये पहला पार्ट है जो इसमें कवर होगा। मतलब हमें ये पढ़ना है, अगर ज्योग्राफी पढ़ना पड़े तो इंडिया की पढ़नी पड़ेगी और वर्ल्ड की भी पढ़नी पड़ेगी। अब ज्योग्राफी में कौन कौन से एरिया में फोकस करना है, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। सेकेंड पार्ट में आएगा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये आ गया इसका सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या चीज आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का तो वैसे ही आपको टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ही काम आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से पढ़ना है, कैटेगराइज करके, उसके अलग अलग सेक्शन को निकाल करके, जो एग्जाम में मुख्यतः चीज़ें आती हैं उनको फोकस करना है। और फिर आपने पंचायती राज, जैसे इंडिया में 3 टियर सिस्टम है पंचायती राज का, तो वो 3 टियर कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या एग्जाम में आता है, वो मैं PYQ में पढ़ाऊंगा आपको कि प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से सवाल आते हैं, पंचायती राज से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनकी वेटेज क्या थी, कितने मार्क्स के आए थे, वो सारी बातें आगे होंगी। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी, एंड राइट्स इश्यूज। ये चीज़ें इसमें कवर होंगी। पब्लिक पॉलिसी कैसी है आपकी, जो 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 किस प्रकार से आप अपने स्टेट को, अपने कंट्री को गवर्न करते हैं, और उसके बाद वो राइट्स क्या हैं, राइट्स के कंसर्न इश्यूज क्या आए हैं टाइम टाइम से, जो फंडामेंटल राइट्स हैं या दूसरे राइट्स जो भी हैं उनसे कंसर्न क्या क्या इश्यूज हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट गवर्न करता है, और ऐसे कौन कौन से इश्यूज क्रॉप अप होते रहे ओवर द टाइम। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। इसमें अगला सेक्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके साथ ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके ऊपर बहुत सारा काम भी हुआ है, रिसर्च भी हुई है और बहुत सारे ऐसे मॉडल भी लाए गए हैं जो अब इस सिस्टम में इम्प्लीमेंट होते हैं। गवर्नेंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऐसी हो जो सस्टेन कर सके लंबे टाइम, ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल जो लंबे टाइम के लिए सस्टेन करे, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके साथ ही पॉवर्टी का इशू हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा रहा है। जब से हमें आज़ादी मिली है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, ब्रिटिश से फ्री हुए हैं, तब से पॉवर्टी का बहुत बड़ा इशू रहा है। देन इंक्लूजन मतलब पॉलिसी मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग में जो बहुत पुअर हैं या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको भी पार्ट बनाया जाए, काइंड ऑफ पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। सेक्टर इनिशिएटिव्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा लिखा हुआ वहाँ पर। तो ये 3 पार्ट हो गए इसके, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स इश्यूज।
उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर रहता है। उसके बाद पॉवर्टी, इंक्लूजन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। तो ये 3 चैप्टर हो गए जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जहाँ सवाल आएंगे आपके प्री एग्जाम में। इसके बाद जो फोर्थ सेक्शन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एचपी। ये है स्टेट स्पेसिफिक। अब ये क्योंकि एग्जाम स्टेट का है तो ये चीज़ें फोकस होंगी स्टेट से कंसर्न सवाल इसमें बहुत सारे आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल। अब मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको कि ये जो सेक्शन है एचपी का, हिमाचल का, ये 20 से 22 मार्क्स के बीच में आता रहा है। 20 या 22 मार्क्स आपको यहीं से मिलेंगे। जितनी भी आप जीके की बुक्स पढ़ते हो हिमाचल की, वो इन 20 और 22 मार्क्स जो प्री के ऊपर अगर बात करूं तो यहाँ से आते हैं, हिमाचल के सेक्शन से आते हैं 20 और 22 मार्क्स का के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये करंट अफेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर। करंट अफेयर्स नॉर्मली अगर इसका जैसे जो मीनिंग है वो ये होता है करंट अफेयर्स, जो कुछ अभी अभी घटित हो रहा है उसको करंट अफेयर्स कहते हैं। बट यहाँ पर पहले 6 मंथ तक हम लेते थे, 6 मंथ तक के क्वेश्चन आते थे, बट अभी 2 साल तक इन्होंने कर दिया हुआ है कि 2 साल तक आपको पता होना चाहिए पीछे कि इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, सीक्वेंस के हिसाब से जो बड़ी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो सारा पता होनी चाहिए। तो 2 साल का ये सारा कुछ आपको सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। और प्रीवियस जो कुछ मैगजीन्स हैं, कुछ ऐसी न्यूज़पेपर्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो तैयारी ये आपको अभी से करनी पड़ेगी। सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो आप हमेशा पढ़ते ही हो, एग्जाम होता है उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो रहता ही है। तो हिस्ट्री को इतना पढ़ लीजिए, इतना घोल घोल के पी लीजिए कि आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। हिस्ट्री वैसे भी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसको सिस्टम को लीड करना आने वाले टाइम में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि हिस्ट्री में आपको ऐसी घटनाओं का ब्यौरा मिलता है कि किस टाइम किस राजा ने, किस प्रशासक ने, या किस ऐसे मंत्री अधिकारी ने ऐसे डिसीजन लिए थे जिससे पब्लिक वेलफेयर हुआ था या उसका रिवर्स हुआ था। तो ऐसी घटनाओं को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें ऐसे ऐसे काम रिपीट नहीं करने हैं, और एक लर्निंग मिलती है कि कौन से काम करने से क्या रिजल्ट आता है, उसका आउटकम क्या रहता है। इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद नेशनल मूवमेंट 1857 के बाद ही नॉर्मली एग्जाम में आता है। जो मॉडर्न हिस्ट्री है वही इसमें कवर की जाए। ये हो गया हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 सेक्शन जो है इस एग्ज़ाम के, हमारे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के जनरल स्टडीज़ में रहता है। इसमें आपकी मेरिट बननी चाहिए, इससे ही आप पास होंगे। अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो पहला दरवाज़ा जो है ये पेपर है, इसको आपने क्वालिफाई करना है, मेरिट में आकर के कट ऑफ स्कोर करना है, ताकि आप मेंस में जाकर के एग्ज़ाम दे सकें, मेंस को क्रैक कर सकें। अगर ये नहीं हुआ, आपने मेंस की जितनी भी तैयारी की हो, आप वो करने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ और भी इसमें चैप्टर होते हैं, जैसे जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ये भी 7वां हमारा सेक्शन रहता है इस एग्जाम में। और
बायोडाइवर्सिटी, एंड क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और फिर आता है जनरल साइंस। तो ये कुल मिलाकर के 8 या 9 सेक्शन बनते हैं, जिसके आधार पर आप प्री क्वालिफाई करेंगे और मेंस में एंटर करेंगे। तो ये हुआ आपका जनरल स्टडीज का पेपर, सी सेट प्रीलिम्स का सेकंड पेपर। ओनली क्वालिफाइंग 33% मार्क्स। ये अब क्लियर हो गया होगा। जो पहला सेक्शन है वो है इंटर पर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। पहला सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। है जनरल मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट है बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एटसेट्रा। नंबर जो आप पढ़ते हैं 10th लेवल में, नंबर एटसेट्रा 10th लेवल। इसी में डाटा इंटरप्रिटेशन आता है और जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो आती है वो इसमें कवर हो जाती है। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो अगेन ये 6 जो सेक्शंस हैं, 6 फील्ड्स हैं जो आपको इस सी सेट एग्ज़ाम में आते हैं। आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। मोस्टली जो न्यूमेरिक और नंबर्स आते हैं वो सारे 10th लेवल के होते हैं। सभी चीज़ें ऑलमोस्ट बेसिक लेवल की होती हैं, बट आपको पता होनी चाहिए और आपके अंदर एक सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसको कर दोगे उतनी जल्दी। और फिर आपका फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज का, वो इवेलुएट होगा, जिसमें 9 सेक्शंस देखे हमने, 8 या 9 सेक्शंस नॉर्मली होते हैं। तो ये सिलेबस है प्रीलिम्स का। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से रिसोर्सेज से तैयारी करनी है, डिस्कशन कैसे करनी है, अपने नोट्स कैसे लिखने हैं, वो सारी बातें इसके आगे वाले वीडियो में होंगी। अभी मैं आज आपको केवल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है ये और आपकी लाइफ चेंजिंग पूरा ये सिस्टम रहेगा जब अगर आपने इसको क्वालिफाई किया और फिर मेंस क्वालिफाई, इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप सेलेक्ट हो गए, तो उसका पहला द्वार जो है ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जिसमें 2 पेपर हैं। आपको इसके बारे में नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड प्लानिंग कर सकते हैं स्टडी की, क्योंकि ऑलमोस्ट कई बार कुछ एरियाज ओवरलैप भी होते हैं। जो आपको प्रीलिम्स में सब्जेक्ट पढ़ा होगा या वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन वही सब्जेक्ट आपके मेंस में भी रिपीट होता है। इसलिए आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि टाइम वेस्ट ना हो और साथ साथ क्लब करके आप तैयारी करें। तो आज के इस वीडियो में केवल मैं प्रीलिम्स का सिलेबस आपको बताया है, कैसे वैकेंसीज होती हैं, कैसे किस आधार पर कट ऑफ स्कोर होता है, कैसे मेंस में ले जाते हैं, कैसे
फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है, कैसे हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये सारी बातें मैंने आपसे की। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, आपके काम आएगा। प्रीलिम्स का बेसिक सिलेबस है, शायद मैं उसके बारे में आपको कम्युनिकेट करने में सक्षम रहा होऊंगा, कामयाब रहा होऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी सारा नॉलेज सिलेबस के बारे में मिला। अब आप अपनी प्लानिंग कीजिए। अगले वीडियो में मैं मेंस का सिलेबस आपको दूंगा और बहुत जल्दी फिर आगे हम फर्दर तैयारी पे जाएंगे, जिसमें आपको पर्सनल नोट्स भी दिए जाएंगे, रिसोर्सेज भी बताए जाएंगे, और साथ साथ जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व किया जाएगा आपके सामने यहीं बोर्ड पे। तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।